हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 8 चैप्टर्स ख़त्म किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 8 चैप्टर्स देखें ताकि आप भी उस टाइमलाइन को फॉलो कर सकें जिस हिस्टोरिकल टाइमलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने 8th चैप्टर में द भक्ति मूवमेंट के बारे में देखा। हमने देखा कि किस तरीके से सूफी सेंट्स और फिर जितने भी रिलीजियस सेंट्स थे वो बहुत ही फ्लरिश कर रहे थे। हमने देखा कि किस तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा था हिंदुस्तान में। और अगर आपको याद हो, जब हमने दिल्ली सल्तनत 6th चैप्टर में दिल्ली सुल्तनत द सेकंड पार्ट जब हमने देखा तो देखा कि आखिर में बाबर जो है वो हिंदुस्तान को जीतते हैं और मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं, इंडीड मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं मुगल्स के किंग्स और एम्पायर्स के बारे में बात करेंगे, उनके लीनियज के बारे में बात करेंगे, उनके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे और कितने प्रोमिनेंट रूलर से हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, द बर्थ ऑफ न्यू ग्लोरी। तो आइए सबसे पहले मुगल डायनेस्टी के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। द मुगल्स ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया एंड वर डिसेंडेड फ्रॉम द मंगोल रूलर जंगिस खान एंड तैमूर द ग्रेट कॉन्करर ऑफ एशिया। आप स्कल्पचर देख सकते हैं, ये तैमूर की है। हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि इन 14th सेंचुरी तैमूर जो है वो दिल्ली को सैक करते हैं। तो मुगल्स जो थे वो दोनों लीनिएज को ट्रेस करते थे, यानी कि बाबर के मदर साइड जो है वो जंगिस खान यानी कि मंगोलियंस का लीनिएज ट्रेस होता है और उनके फादर साइड जो है वो तैमूर का लीनिएज ट्रेस होता है। तो मुगल्स का ओरिजिनेशन भले ही सेंट्रल एशिया हो, वो दोनों ग्रेट डायनेस्टी से अपना लीनिएज ट्रेस करते हैं। The first quarter of 16th century saw emergence of Mughals in India, which heralded a new era of overall development and growth. हमने जब गुप्तास के बारे में बात किया तो हमने ये कहा था कि इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी और फिर कल्चरल और ट्रेडिशनल एनरिचमेंट अगर हिंदुस्तान को फ्यूचर में मिलता है तो वो सिर्फ मुगल्स में मिलता है। तो एक्चुअली द एरा ऑफ मुगल्स सॉ एन एमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीब्यूशन एंड फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ इंडिया। The Mughals have been credited with preserving the sense of continuity and unity among the peoples and communities in India. भले ही इनका एस्टेब्लिशमेंट एक इन्वेजन की तरह हुआ हो, इनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत ही अग्रेसिव हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत ही एक टॉलरेंस की पॉलिसी और लव की पॉलिसी फॉलो किया करते थे। ज़्यादातर इनके रिलेशंस राजपूत और आसपास के जितने भी कन्फेडरेसीज होते थे उनसे बहुत ही पीसफुल होते थे। तो उन्होंने एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी और यूनिटी बढ़ा कर रखा था हिंदुस्तान में, और खासकर उनकी रिलीजियस पॉलिसी बहुत ही सेक्युलर हुआ करती थी, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस लाइक औरंगजेब। They are often compared with the Tudors dynasty of England that saw resurgence of new age in all spheres. तो इंग्लैंड में ट्यूडोर डायनेस्टी एग्जिस्ट किया करती थी 12th, 13th और 14th सेंचुरी में। तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फिनोमिनल डायनेस्टीज टू हैव रूल्ड इंग्लैंड। तो उसे पैरेलल कहा जाता है मुगल को इन इंडिया। तो आप जान सकते हैं कि किस लिए इसे द बर्थ ऑफ न्यू ग्लोरी इन द चैप्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं द एस्टैब्लिशर के बारे में, यानी जिन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़्यादातर इनका हिस्टोरियंस जो टाइमलाइन है वो 1526 से 1530 AD रखते हैं, यानी कि उनका रूल जो है हिंदुस्तान में ये 4 साल का ही था। आप पेंटिंग देख सकते हैं, ये बाबर की पेंटिंग है। ही वॉज बॉर्न ऑन February 14th, 1483 इन फरगाना, उज़्बेकिस्तान, जो कि आज के सेंट्रल एशिया का उज़्बेकिस्तान है, वहाँ पर फरगाना नाम के शहर में इनकी पैदाइश होती है। हिज मदर वॉज ऑफ ओंगोल ओरिजिन एंड फादर ऑफ तैमूर ओरिजिन। हमने अभी जो कहा था कि मदर साइड जो है वो मंगोलियन जंगिस खान से इनका लीनियज ट्रेस होता है और फादर से तैमूर यानी कि तैमूरिड डायनेस्टी से। डिप्राइव्ड ऑफ हिज किंगडम बाय रिलेटिव ही मूव टू काबुल एज अ फ्यूजिटिव एंड टुक इंटरेस्ट इन इंडिया। दरअसल एक सिविल वॉर की तरह नहीं था, लेकिन इन्हें डिसीव किया गया था इनके खुद के बहन के हस्बैंड ने। तो इनके खुद के रिलेटिव्स ने इनके खिलाफ जो है वो बगावत की हुई थी, इनके खिलाफ चंद ट्रिक्स खेले हुए थे। तो सो ही लेफ्ट द किंगडम एज अ फ्यूजिटिव, एक सेंस ऑफ डिप्राइविटी के बाद जो है वो छोड़ देते हैं समरखंड का एरिया, उस ज़माने के फरगाने के एरिया को, और वो काबुल में आकर सेटल हो जाते हैं कांदाहार के एरिया में। इन 1526 AD द बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट इब्राहिम लोडी पेव्ड वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल्स इन इंडिया। हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में जब बात किया तो हमने लोडी डायनेस्टी के बारे में बात किया था। आखिरी जो लोडी डायनेस्टी के रूलर थे इब्राहिम लोडी, तो उन्हें हराकर बाबर ने जो है पानीपत द फर्स्ट की लड़ाई में हिंदुस्तान में मुगल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया हुआ था। Later victory over Rana Sanga of Mewar in Battle of Kanwa in 1527 AD near Agra made him supreme. दरअसल अगर आपको याद हो तो दिल्ली सल्तनत में भी हमने पढ़ा था कि it was very Rana Sanga who invited Babur to come and invade.
एक सिविल वॉर जो था वो इब्राहिम लोडी के टाइम फ्रेम में दिल्ली में हुआ था। तो राणा संगा को लगा कि दिस वाज द बेस्ट टाइम टू इनवाइट बाबर। तो बाबर यहाँ आने के बाद दिल्ली में अपनी सल्तनत तो इस्टेब्लिश करते हैं, मुगल डायनेस्टी, लेकिन वो राणा संगा को भी हरा देते हैं। उस वक्त के सबसे बड़े कंटेंडर थे राणा संगा। आप पोर्ट्रेट देख सकते हैं, ये राणा संगा की है। तो सबसे पावरफुल रिप्रेजेंटेशन थे उस वक्त राजपूत डायनेस्टी के। तो इन्हें हराकर बाबर ने खुद को सुप्रीम बना लिया था इंडियन लैंड्स में। डिफीटेड अफगान्स अंडर मोहम्मद लोडी इन 1529 AD एंड कंसोलिडेटेड द बिहार एरिया। तो इब्राहिम लोडी को हराने के बाद उनके कई रिश्तेदार जो है वो रेबल्स करते रहते थे। तो ज़्यादातर बंगाल के बिहार के एरिया में जो है मोहम्मद लोडी अपने चंद अफगानी लीडर्स और ट्राइब्समैन के साथ जो है रेबल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबर उन्हें भी हराते हैं और बिहार तक के एरिया को जो है वो एनेक्स कर लेते हैं। तो उनकी मौत नेचुरल थी, ऐसा नहीं था कि किसी बैटल में उनकी मौत हुई थी। तो 1530 में उनकी मौत होती है और उन्हें काबुल, आज के अफगानिस्तान में दफन किया जाता है। हिज मेमोयर इज तुजुके बाबरी एंड वॉज अ डिवोट फॉलोअर ऑफ नक्शबंदिया ऑर्डर। हमने जब सूफी सेंट्स के बारे में, भक्ति मूवमेंट में बात किया, तो हमने बात किया कि नक्शबंदिया ऑर्डर वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिलसिलास इन इंडिया। तो ही वॉज एन अडहेरेंट फॉलोअर ऑफ दिस एंड तुजुके बाबरी वॉज हिज मेमोयर, यानी कि उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। आइए द सेकेंड वन, जो सेकेंड ग्रेटेस्ट मुगल जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में बात करते हैं, जो है हुमायूं। हिज फुल नेम वॉज नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और उनका कार्यकाल जो था वो 1530 से लेकर 1556 AD तक था। लेकिन इतना प्रोलॉन्ग्ड उनका रूल नहीं था। हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे। आप पोर्ट्रेट देख सकते हैं, ये हुमायूं की पोर्ट्रेट है। ही सक्सीडेड हिज फादर एंड डिवाइडेड एम्पायर अमॉन्ग्स 3 हाफ ब्रदर्स एज पर टर्को मंगल कस्टम। तो उनके फादर के देहांत के बाद 1530 में ही सक्सीड्स द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड ही डिवाइड्स हिज एम्पायर इनटू 3 पार्ट्स, जो कि उनके हाफ ब्रदर्स थे। तो उनमें उन्होंने एज पर टर्किश मंगोल कस्टम उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। दे वर सेंट एज गवर्नर्स। किंगडम गिवन फ्रॉम बाबर वॉज स्टिल अनस्टेबल एंड कॉन्स्टेंट थ्रेट एग्जिस्टेड फ्रॉम नेबर्स। हमने पिछले ही स्लाइड में देखा कि मोहम्मद लोडी ने रेबल किया हुआ था। तो जितने भी लोडी डायनेस्टी के चंद रिलेटिव्स जो बाकी थे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे बिहार, बंगाल के एरिया से, कांदाहार के एरिया से। तो अभी पूरा किंगडम जो था वो स्टेबल नहीं था। तो देयर वाज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हुमायूं दैट ही लुक्स आफ्टर दिस। Nowhere was he near to his father. He faced stiff resistance in maintaining law and order and rebels by brothers. कई हिस्टोरियंस का मानना है कि एज अ वॉरियर ही वॉज फ्लॉलेस, यानी कि इंडिविजुअल बैटल में वो बहुत ही बेहतर थे। बट एज अ किंग समवेयर ही फेल्ड, क्योंकि उनके हाफ ब्रदर्स रेबल कर रहे थे थ्रोन के लिए, दिल्ली के लिए। तो वो उसे ज़्यादातर ठीक तरीके से मेंटेन ना कर पाए और कांस्टेंट स्टिफ कंपटीशन भी रहा करता था राजपूत डायनेस्टी से। लोडीज के रिलेटिव जितने भी बचे थे, अफगान ट्राइब्समैन थे, तो इन सभी को कंट्रोल करना इट वॉज लिटरली नॉट समथिंग विच हुमायूं कुड हैव डन। शेर खान, an ambitious noble from Sasaram, Bihar, proved deadly and sent him to exile in Iran in Battle of Chausa 1539 AD। तो दरअसल बिहार के एरिया में जो है वो सूर डायनेस्टी यानी कि अफगान नोबल्स चंद हुआ करते थे जो रूल करते थे। तो हुमायूं का लगा कि व्हाई नॉट आई माई सेल्फ मार्च एंड विन ओवर देम। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही पावरफुल नोबलमैन हुआ करते थे जिनका नाम शेर खान था। तो इन्होंने बैटल ऑफ चौसा में हराया हुआ था हुमायूं को एंड हुमायूं वाज सेंट इनटू एक्साइल। वो ईरान चले जाते हैं। और अब जैसे कि मैंने कहा कि 1530 AD से लेकर 1555 AD जो कार्यकाल दिया जाता है, इसमें 1540 से लेकर 1555 AD तक सूर डायनेस्टी जो है वो राज कर रही थी, यानी कि शेरशाह सूर जिन्हें कहा जाता है। आप पोर्ट्रेट देख सकते हैं। तो इन्होंने सूरी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया हुआ था विद इन दिस टाइम फ्रेम। तो लिटरली हुमायूं को बहुत से दिन एग्जाइल में रहना पड़ा, कई बार वो माइग्रेट भी किया करते थे। तो आखिर में जब एंड ऑफ द सूर डायनेस्टी यानी कि मुगल सल्तनत को कंट्रोल करने वाले बीच में चंद ईयर्स जो थे वो सूरी डायनेस्टी बहुत ही प्रोमिनेंट थी। तो इस सूर डायनेस्टी के आखिरी कार्यकाल में चंद वीकनेस की वजह से हुमायूं को लगता है कि दिस इज़ द टाइम टू टेक बैक इंडिया। सो इन 1554 AD विथ हेल्प ऑफ सफाविद शाह जो कि ईरान के शाह हुआ करते थे, ही वॉन बैक इंडिया एंड ही डाइड फॉलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी स्टेप्स इन एन एक्सीडेंट इन 1555 AD। तो हिंदुस्तान को जीतने के एक साल बाद ही जो है एक एक्सीडेंट में मीनार पर से वो नीचे गिर जाते हैं, जो कि लाइब्रेरी ऊपर के एरिया में हुआ करती थी। तो स्टेप्स पर से गिर जाने से उनकी मौत होती है। आइए तीसरे और सबसे ग्रेटेस्ट जिन्हें माना जाता था मुगल लीनिएज में, उनके बारे में बात करते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो इनका टाइम फ्रेम जो है वो 1556 AD से 1605 AD, यानी कि बहुत ही एक लंबा कार्यकाल इनका रहा है। बेरली 13 years old ही असेंडेड थ्रोन विथ हिज रीजेंट बैरम खान। हमने कई बार इसके बारे में भी सुना होगा। बैरम खान जो थे उनके केयर टेकर हुआ करते थे बिकॉज ही वॉज बेरली 13 years व्हेन हुमायूं डाइड।
Strong resistance was given from Punjab, which was under सिकंदर सूर, but probably gravest was हेमू। तो सिकंदर सूर जो थे वो आखिरी रूलर थे 1554 एडी में जिन्हें हराकर हुमायूं आए हुए थे। तो सिकंदर सूर ने बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस दिया हुआ था पंजाब साइड के एरिया से, लेकिन सबसे बड़ा प्रोमिनेंट थ्रेट अगर अकबर को किसी से आता था तो वो हेमू थे। The Hindu Prime Minister of Adil Shahi ruler proclaimed himself Raja Vikramaditya and was about to force Akbar flee as his father। तो साउथ में बीजापुर के एरिया में आदिल शाही डायनेस्टी उस वक्त रूल कर रही थी। हमने काकतिया के बारे में बात करते वक्त भी इनके बारे में बात किया हुआ था, क्योंकि वो पैरेलली सुल्तान वहाँ पर सल्तनत चल रही थी। तो आदिल शाही रूलर जो थे वो दक्कन में हुआ करते थे, तो उनके हिंदू प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे आदिल शाही रूलर के, जो हेमू थे। तो उन्होंने मार्च किया हुआ था अकबर के खिलाफ। वो चाहते थे कि अकबर जो है वो हिंदुस्तान छोड़ दे, जस्ट लाइक हाउ हिज फादर वेंट इनटू एग्जाइल, इन्हें भी वहाँ पर एग्जाइल में भेजने की कोशिश कर रही थी। Both Bairam Khan and Akbar proved their mettle and won against him in Battle of Panipat II in 1556 AD। तो one of the most significant events in the history of India as well as in the life of Akbar was the second Battle of Panipat, क्योंकि एक तरफ था 13 साल 14 साल का अकबर और दूसरी तरफ था one of the most fierceful warriors and prime ministers हेमू। तो हेमू को डिफीट करने के बाद अकबर ने अपनी सुप्रीमेसी प्रोक्लेम की। He dismissed Bairam Khan in 1560 AD. Since then, for next 41 years of his life, he remained his own advisor and sole authority of his state। दरअसल कहीं ना कहीं बैरम खान जो थे वो डोमिनेट करने लग रहे थे अकबर को, बट बीइंग अ रूलर ही वुड नॉट लाइक समबडीज इंटरप्शन एवरी नाउ एंड देन। और कहीं ना कहीं उनके असली जो मदर थे हमीदा बानो बेगम, उनके सपोर्ट से भी उन्होंने बैरम खान को जो है डिसमिस कर दिया हुआ था सर्विस से, और उन्हें मक्के की ट्रिप पर भेजा गया था जहां पर एक अफगानी नोबल, एक अफगानी ट्राइब्समैन ने उनकी मर्डर की हुई थी। तो आफ्टर देन फॉर द नेक्स्ट 41 ईयर्स, यानी कि बाकी के कार्यकाल में, ही नेवर हैड एनी सपोर्टर और अ रीजेंट हु कुड एडवाइज एज बैरम खान, ही हिमसेल्फ वाज हिज एडवाइजर। ये दरअसल एक सिंबॉलिक जेस्टर था कि आई एम द मोस्ट पावरफुल। Probably greatest among the rest of Mughals, he followed a policy of toleration of law। बिल्कुल, जिसके लिए आज भी अकबर को याद किया जाता है, was पॉलिसी ऑफ सेक्युलर रूल, पॉलिसी ऑफ टॉलरेशन एंड लॉ विच ही फॉलोड। राजपूतों को और जितने भी बाकी के जो आसपास के रूलर्स थे या फिर जितने भी प्रोविंसेस थे, उन्हें बहुत ही अच्छा रूल किया गया था। स्ट्रेंथेंड हिज रिलेशंस विद राजपूत्स एंड मेड श्योर दैट द फ्रंटियर्स वर इम्पेनेट्रेबल। तो जो पावरफुल, सबसे पावरफुल डायनेस्टीज उस वक्त थी वो राजपूत की थी। तो वहाँ पर मैरिज अलायंस के साथ उन्होंने उनसे रिलेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग किए हुए थे, और फ्रंटियर्स जो थी वो इम्पेनेट्रेबल बनाया हुआ था, यानी कि कांदाहार तक के एरिया को उन्होंने कॉन्क्वर किया हुआ था। फॉरेन इन्वेजन जो है किसी का चांस ही नहीं होता था उन्हें आने का। फ्रॉम मालवा टू बंगाल ही कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर। तो देखिए कितना लॉन्ग स्ट्रेच नहीं होगा, फ्रॉम बंगाल टू द मारवा एरिया ही हिमसेल्फ इज रूलिंग। He conquered Kashmir, Sindh and Balochistan area in 1590 AD by defeating Uzbek Khan from Kabul। तो one of the most prominent threat after हेमू वॉज उज़्बेक खान। दरअसल काबुल के एरिया में उज़्बेक खान जो थे रेबल कर रहे थे, तो बादशाह हिमसेल्फ ही मार्च देर, उन्होंने उज़्बेक खान को हराया। एंड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम काबुल ही कॉन्क्वर्ड कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान एंड अनेक्स्ड दैट इनटू द मुगल टेरिटरी। He annexed Kandahar from Iran Shah and this made him the first ever Indian ruler till then to hold such formidable empire। तो उस वक्त ईरान में जो सफाविद डायनेस्टी चल रही थी, वहाँ के शाह से उन्होंने कांदाहार जीता हुआ था एंड ही मेड इट एज अ बाउंड्री। तो आज तक जितने भी रूलर्स आए हुए थे, सिंस एंशियंट टाइम, नो रूलर हैड सच अ वास्ट एम्पायर स्ट्रेचिंग। He defeated Rana Pratap in Battle of Haldi Ghati in 1576 AD under मान सिंह, which helped Akbar to extend his glory। तो दरअसल इन्होंने मार्च खुद नहीं किया हुआ था, मान सिंह जो थे उनके मिनिस्टर हुआ करते थे। तो मान सिंह को भेजा गया था राणा प्रताप से लड़ने के लिए। राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में बहुत ही बिटरली डिफीट किए गए थे राणा प्रताप बाय अकबर एंड हिज फोर्सेस। ही प्रपोंडेड दीन इलाही एंड सुलेकुल कॉन्सेप्ट। ये दीन इलाही जो था एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट था जो अकबर ने लाया हुआ था। एक्चुअली इट वॉज हिज रिलीजन विच सेड ये इलाही का दीन है, यानी कि इट इज़ रिलीजन ऑफ गॉड। दरअसल जिस तरीके से अकबर ने दम्मा का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था और दम्मा महामट्टास का इस्तेमाल किया हुआ था, तो इसी तरीके से दीन इलाही जो था वो अकबर का कॉन्सेप्ट था सभी रिलीजन्स को मिलाकर चलने का। ज़्यादातर ये क्लिक नहीं हुआ जस्ट लाइक द वे दम्मा जो था अशोका का क्लिक हुआ था, बट इवन दैट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। सुलेह कुल जो कॉन्सेप्ट था वो ये कहता था कि
एवरी रिलीजन शुड बी टुगेदर एंड एवरी वन और टुगेदर एंड वी शैल नॉट फाइट अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि टॉलरेंस को लेकर ज़्यादातर जातिवाद या फिर किस तरीके से कम्युनल डिस्कॉर्ड जो था उसे कम करने के लिए सुलह कुल का कॉन्सेप्ट दिया गया था। हम अकबर के बारे में और भी बात करेंगे जब हम अगले चैप्टर में मुगल्स द माइटी मुगल्स सेकंड में जब हम इनके बारे में रेवेन्यू के रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हम इनके बारे में वहाँ पर भी बात करेंगे। आइए जानते हैं चौथे सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर के बारे में, नसीरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। तो बादशाह अकबर को सक्सीड करने वाले उनके बेटे थे जहांगीर। हिस्टोरियंस इनके टाइमलाइन को, कार्यकाल को 1605 से 1627 एडी बताते हैं। ही रेबेल्ड अगेंस्ट हिज फादर इन हिज लास्ट ईयर्स एंड सक्सीडेड हिज फादर आफ्टर हिज डेथ इन 1605 एडी। तो 1605 एडी में अकबर की मौत होती है ड्यू टू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। तो उन्हें सक्सीड करते हैं प्रिंस सलीम, जो कि अब जहांगीर का टाइटल लेकर आते हैं। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेशन एंड कोऑपरेशन। तो एक्चुअली ही असर्टेड के गारंटी दिया गया कि मैं भी उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करूंगा जो मेरे फादर ने पॉलिसीज फॉलो किए हुए थे, क्योंकि राजपूत से अलायंस था। कई आसपास के जितने भी नोबल्स थे उन सभी का जो है इसी टॉलरेशन और कोऑपरेशन के कॉन्सेप्ट्स पर एम्पायर को रखने का एक बहुत ही बड़ा डिमांड था। ही मैरिड नूरजहां एंड अपॉइंटेड हिज फादर इतमदुद्दौला एज हिज वजीर। तो अगर एक बात जो आपको याद रखनी है कि नूरजहां जो थी वो जहांगीर की ज़िंदगी में थी, मुमताज़ जो थी वो शाहजहां की ज़िंदगी में थी, कंफ्यूज नहीं होना। तो ही अपॉइंटेड हिज फादर इतमदुद्दौला एज हिज वजीर। इतमदुद्दौला का एक मौसोलियम भी है जो बहुत ही फेमस है, हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में इसमें पढ़ेंगे। He annexed Mewar and made Amar Singh to surrender in 1615 AD and executed Guru Arjan Singh in 1606 AD. तो दीज आर टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स। उन्होंने गुरु अर्जुन सिंह, जो कि सिख्स के एक गुरु माने जाते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट किया हुआ था। दरअसल वो चाहते थे कि गुरु अर्जन इस्लाम को एक्सेप्ट करें, लेकिन गुरु अर्जन ने जो है उसे इनकार कर दिया हुआ था। तो इन रेज ही गॉट हिम एग्जीक्यूटेड। तो सिख्स से रेबेलियन यही से शुरू होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अचीवमेंट्स विच ही मेड वॉज एनेक्सेशन ऑफ मेवार। हमने देखा कि किस तरीके से राणा प्रताप को बिटरली डिफीट किया गया था बैटल ऑफ हल्दीघाटी में, लेकिन इमीडिएटली राणा प्रताप ने जितने भी खोए हुए टेरिटरीज थे उसे वापस जीत लिया हुआ था। तो टोटल मेवार जो था राजस्थान की एरिया का वो अनेक्स नहीं किया गया था। एंड इट वाज अंडर जहांगीर इस पूरे मेवार के एरिया को जो है अनेक्स किया जाता है मुगल एम्पायर में। ट्राइड हिज हैंड इन डेक्कन बट फेस्ड रेसिस्टेंस फ्रॉम मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर। दक्कन में, अहमदनगर में जो है वो आदिल शाही रूलर्स हुआ करते थे ज़्यादातर। तो मलिक अंबर वॉज एक्चुअली वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। एक्चुअली वो एक स्लेव थे, हबशी थे, तो उन्हें हिंदुस्तान में लाया गया था। सो फ्रॉम अ स्लेव टू मिलिटरी जनरल ही प्रोमिनेंटली रोज्ड इन द कार्डर्स ऑफ द रूल। तो इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिया हुआ था जहांगीर को। इन्होंने डेक्कन में जो है मुगल्स को पेनिट्रेट करने नहीं दिया हुआ था। पेंटिंग्स रीच्ड हिज जेनिथ अंडर हिम एंड रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी। हम पेंटिंग्स के बारे में जब अगले चैप्टर में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि मिनिएचर पेंटिंग्स किस तरीके से एक जेनिथ में पहुंचते हैं जहांगीर के कार्यकाल में। और उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई थी पर्शियन या फारसी लैंग्वेज में, जिसे तुजुके जहांगीरी कहा जाता है। अगले आने वाले हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। हिस्टोरियंस इनके टाइम फ्रेम को 1627 से 1658 एडी मानते हैं। आप पोर्ट्रेट देख सकते हैं, ये शाहजहां की पोर्ट्रेट है। फॉलोइंग डेथ ऑफ जहांगीर, खुर्रम असेंडेड द थ्रोन बट डीलिंग विथ हिज हाफ ब्रदर असफ खान। तो प्रिंस खुर्रम जो थे वो शाहजहां थे। तो जहांगीर की मौत के बाद इमीडिएटली उनके भाई थे असफ खान। तो असफ खान दरअसल एक ट्रैचरी करना चाहते थे अपने भाई के खिलाफ, लेकिन खुर्रम जो थे ही प्रूव्ड वेरी पावरफुल और उन्होंने अपने भाई असफ खान को हराकर खुद को शाहजहां का लक़ब दिया और उन्होंने मुगल डायनेस्टी के बादशाह होने को प्रोक्लेम किया। He waged war against Bundela chief and death of Malik Ambar in Deccan helped him consolidated power with help of Maratha leaders. तो सबसे पहले मराठा रीजन, मराठा लीडर से कांटेक्ट करने वाले शाहजहां थे। दरअसल शिवाजी के फादर शाहजी भोंसले जो थे, ही वॉज एक्चुअली वन ऑफ द जागीरदार्स अंडर शाहजहां। तो कंसोलिडेट किया हुआ उन्होंने पावर। डेक्कन में भी एंट्री हुई। हमने मलिक अंबर के बारे में बात किया कि उन्होंने जहांगीर को पेनेट्रेट करने नहीं दिया, लेकिन बाय दिस टाइम ही वाज डेड, तो इट वाज इजी। तो विद द हेल्प ऑफ मराठा लीडर्स नाउ मुगल वाज एंटरिंग इवन द डेक्कन एरिया। बुंदेलखंड रीजन में भी उन्होंने कई रेबल्स चल रहे थे, वहाँ पर भी चंद ट्राइब्समैन को हराकर अपनी सुजारनिटी वहाँ पर भी बता दी। It was under him Daulatabad was annexed in 1663 AD. Both Bijapur and Golconda signed a treaty with Mughals as provinces. तो दौलताबाद यानी कि औरंगाबाद का आज का जो एरिया है जहाँ पर मलिक अंबर उन्हें आने से रोकता था, तो उसे भी एनेक्स किया गया था। और ये जो बीजापुर और गोलकोंडा थे वो
सेपरेट एम्पायर्स थे, सेपरेट किंगडम्स वहाँ पर चल रहे थे, मुस्लिम एम्पायर्स ही चल रहे थे। अभी उन्हें एनेक्स नहीं किया गया था, एक ट्रीटी साइन की गई हुई थी कि वी आर प्रोविंसेस ऑफ मुगल, लेकिन उनका इंडिपेंडेंस जो था उन्हें गारंटी दिया गया था। मुगल आर्किटेक्चर रीड्स इट्स जेनिथ अंडर हिम वेयर ताजमहल इज कंस्ट्रक्टेड फॉर मुमताज़। फिर से नूरजहाँ जो है वो जहांगीर की ज़िंदगी में है, मुमताज़ जो है वो शाहजहाँ की ज़िंदगी में है। तो कंस्ट्रक्शन मुगल आर्किटेक्चर के बारे में हम जब अगले चैप्टर में बात करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में। His sudden illness in 1657 AD plunged empire into civil war between 4 brothers। तो इनकी इलनेस जो है वो 4 भाइयों के बीच एक सिविल वॉर लाती है और तीसरे जो भाई थे औरंगज़ेब वो पावरफुल एमर्ज होते हैं। तो आइए अगले एम्परर के बारे में बात करते हैं। द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स वॉज नन अदर दैन मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब। तो इनका कार्यकाल सबसे लंबा है, पूरे मुग़ल बादशाहों में सबसे लंबा, यानी कि लिटरली 50 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया हुआ है। तो हिज कार्यकाल, हिज टाइम फ्रेम वॉज फ्रॉम 1658 टू 1707 AD। डिफीटिंग हिज ब्रदर्स इन सिविल वॉर, औरंगज़ेब टेक्स द टाइटल आलमगीर, यानी कि दुनिया को जीतने वाला। ही एस्टेब्लिश्ड स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर एंड एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ओवरहॉल्ड। दरअसल जो टॉलरेंस और लव की पॉलिसी इनके पहले सक्सेसर्स यानी कि शाहजहां तक चल रही थी, उसे रिवर्स किया गया। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ही ओवरहॉल किया, क्योंकि एक सिविल वॉर से एक लेथार्जिकनेस, एक लेजीनेस आया हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहॉल किया। He was a Sunni Orthodox. His initial policy was tolerance, but later started to assert Islamic dominance. पहले के 17 साल जो थे, he was actually a very secular person. लेकिन जैसा जैसा रेबेलियन आसपास के किंगडम्स पे से बढ़ता गया, उन्हें लगा कि इस्लामिक आइडेंटिटी पोर्ट्रे करने से, इस्लामिक डोमिनेंस ज़्यादातर रखने से शायद उनका पावर कंसोलिडेट हो। तो बाकी के जितने भी साल थे, ही वॉज अ स्टॉन्च सुन्नी ऑर्थोडॉक्स, और जिजिया जैसे टैक्स उन्होंने हिंदूज पर लगाने शुरू करे और कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीमिस्ट की छवि उनकी बनना शुरू हो गई। ही एनेक्स्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा इन 1658 AD। हमने पिछले ही स्लाइड में देखा कि गोलकोंडा और बीजापुर के साथ एक ट्रीटी साइन की गई हुई थी। वो साइन करवाने वाले भी औरंगज़ेब ही थे, क्योंकि वो गवर्नर थे दक्कन के। तो अंडर हिज टाइम फ्रेम ही एक्चुअली एनेक्सेस बोथ ऑफ दिस किंगडम्स। दरअसल इनके एक बेटे थे अकबर, तो उन्हें भेजा गया था डेक्कन में रेबल को कंसोल करने के लिए, देखने के लिए। बट व्हाट द चाइल्ड अकबर डज इज ही कम्स इन डेक्कन और यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोक्लेम करते हैं, कहते हैं कि मैं ही हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। तो लिटरली औरंगज़ेब इज़ एक्चुअली रनिंग बिहाइंड हिज सन अकबर। तो यहाँ पर आते आते जो है वो बीजापुर और गोलकोंडा को भी एनेक्स करते हैं। इन डेक्कन ही फेस रेसिस्टेंस फ्रॉम शिवाजी एंड इन नॉर्थ सतनामीस एंड जाट्स। ज़्यादातर इनका कार्यकाल जो था वो रिवॉल्यूशन से था। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस को देखें, जहाँ पर हमने सबसे पहला जो चैप्टर बनाया हुआ है, हमने डाउनफॉल ऑफ औरंगज़ेब बनाया हुआ है। आपको वहाँ पर डिटेल्ड तौर पर जो है इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। हमने मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में भी वहाँ पर बात किया हुआ है, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में भी हमने बात किया है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस भी देखें। हैड बिटर रिलेशंस विद सिख्स एंड गॉड गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूटेड। हमने देखा कि जहांगीर के टाइम में गुरु अर्जन को एग्जीक्यूट किया गया था, और यहाँ पर गुरु तेज बहादुर को है वो एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि ये भी रेबल कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ सिख्स। A pious man but cruel compassion paved way for his successors to lose the empire subsequently। तो इतना टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन्होंने किया हुआ था कि हिस्टोरियंस कहते हैं आफ्टर अशोका द ग्रेट ही वॉज द ओनली रूलर टू हैव रूल्ड एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कांधार से लेकर तमिलनाडु तक के एरिया तक जो है वो इनके रूल में आता था। दिस इट सेल्फ बिकेम अ बेन, क्योंकि बाद में जो था इतने बड़े एक्सटेंट को कंट्रोल करना नामुमकिन होता था, और वीक सक्सेसर्स और फिर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं इस पूरे एम्पायर को जो है वो तोड़ दिया था। मैं फिर से कहूँगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस देखिए, वहाँ पर हमने फॉल ऑफ औरंगज़ेब के बारे में, इन सभी के बारे में बात किया हुआ है। तो ये थे औरंगज़ेब और ये थे मुग़ल डायनेस्टीज़ के द ग्रेटर रूलर्स। इनके बाद भी एक लंबी लीनियज आती है, जैसे कि बहादुर शाह जफ़र, अकबर द सेकेंड, ऐसे कई वैसे वीक रूलर्स आते हैं जो उस ग्लोरी को वापस नहीं ला पाते, तो हिस्टोरियंस उन्हें लेटर मुगल्स कहते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी मुग़ल डायनेस्टी के बारे में और उनके एम्परर्स, बादशाहों के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले चैप्टर में इनके एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू और इनसे रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है, भले ही वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर या फिर तमाम जितने भी इंडियन सोसाइटी को इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।